सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू BAPS करंट अफेयर्स सेशन। बेसिकली ये सेशन उन लोगों के लिए है जो इस साल की GPSC का इंटरव्यू देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। आप लोगों ने GPSC का मेंस क्रैक किया है और अब आप इंटरव्यू देने वाले हो। आज का सेशन शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज कुशल जैन। मैं कर्नाटका से हूँ और पिछले काफी सालों से गुजरात में बेस्ड हूँ। साहल एकेडमी में मैं एक सीनियर फैकल्टी की तरह काम करता हूँ। और इससे पहले मैंने शंकर IAS, विजन IAS, इनसाइट्स, फोरम IAS, जीके टुडे, ग्रेड अप, इन सब के लिए काम किया हुआ है। मैंने पर्सनली 2 UPSC के इंटरव्यू दे रखे हैं और मैंने अपनी स्टेट PSC क्लियर भी करी हुई है ना। तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो है मेरा इंटरव्यू का। अदर देन दैट हम लोग काफी सालों से मॉक्स कंडक्ट करवा रहे हैं। UPSC के भी करवा रहे हैं और GPSC के भी करवा रहे हैं और काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन मॉक से अच्छा खासा फायदा मिला। बेसिकली मैं पर्सनली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मुझे चुना गया है कि मैं आप सब लोगों को गाइड कर पाऊँ। ये आपके इंटरव्यू में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है इस चीज को लेकर। बाकी हम लोग ज्यादातर ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। ज्यादातर हम लोग ना प्रैक्टिकल बातें करेंगे। आई बेग योर पार्डन अगर आप गुजराती एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरा थोड़ा गुजराती कमजोर है, तो द कॉन्वर्जेशन विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है। आई होप कि आप सब लोग कंफर्टेबल हो। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलो ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन जनरल आप सब लोगों ने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया होगा, आप लोगों ने एक दो बार इंटरव्यूज दे रखे होंगे। लेकिन इन जनरल अगर हम जब भी बात करते हैं कि इंटरव्यू में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करना होता है या इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली ना चार मेजर प्रकार के क्वेश्चंस या थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले आपके ऊपर सवाल पूछा जाता है, करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल पूछा जाता है, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों के ऊपर आपको सवाल पूछा जाता है और कुछ सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछा जाता है ना। अब देखो, UPSC का इंटरव्यू हो ना, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका रीजन, वहां की जगह, उन सब चीजों के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कर्नाटका के चित्रदुर्गा नाम की एक प्रदेश से आता हूँ, तो मुझे पूछ लिया गया कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है, या यहाँ पे मेजर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है। होwever, क्योंकि GPSC में एनोनिमिटी बरकरार रखी जाती है, तो आपको ना, एक तो ये गुड न्यूज है कि इन सब चीजों के बारे में प्रिपरेशन करना ही नहीं है। आपको अपने रीजन के बारे में, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में प्रिपरेशन करना ही नहीं है। बाकी आपको अपने बारे में प्रिपरेशन करना है ना। अब अपने बारे में आपने क्या बताया होगा? अपने बारे में आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया होगा। आप अगर काम कर रहे हो तो अपने अपने काम के बारे में बताया होगा, अपने हॉबीज और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया होगा। करेक्ट। आप क्या मेंशन करते हो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो? तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना काम, अगर आपने कुछ काम किया हो वर्क रिलेटेड चीजें, या तो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इन सबको आपने प्रिपरेशन किया तो होगा, यू मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर अबाउट यू वाला एस्पेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीजें अबाउट यू में जो आती है वो करंट अफेयर्स बेस से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मान लो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है साइंस बेस्ड हो सकता है, मान लो इंजीनियरिंग बेस्ड हो सकता है, आपका आर्ट्स बेस्ड बैकग्राउंड हो सकता है, या आपका कॉमर्स बेस्ड बैकग्राउंड हो सकता है। सवाल आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड लिंक्ड करंट अफेयर से भी पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग ना इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हो, या फिर आप ना नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए हो। अब इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स क्या है? इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि गुजरात में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन होने वाला था पहले,
फैक्सकॉन और वेदांता का एक टाई अप था, लेकिन फैक्सकॉन ने आगे जाके विड्रॉ कर लिया। अब माइक्रोन नाम की एक और एमएनसी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रोचिप्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है ना। सो ये हाईलाइट है गुजरात से रिलेटेड। सी, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या नैनो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हो और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीजें न्यूज में भी है, ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। सही है कि नहीं है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बैकग्राउंड से हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे खाली इतना बता दो कि जैसे कि मान लो सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये न्यूज है, दिस इज, ये काफी समय से न्यूज में चलता आ रहा है, आप सब लोगों को ये पता होगा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या माइक्रोचिप्स का मैन्युफैक्चरिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, चेंजिंग इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए इस न्यूज को कवर करना है, तो आप कौन से एस्पेक्ट्स या कौन से एंगल्स को कवर करोगे इस न्यूज से रिलेटेड, चलो बताओ। हम्म? मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किन किन चीजों की नोट्स बनाओगे, कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे? एनीवन? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग ना, एक नया बोर्ड ले लेते हैं। चलो बताओ, माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग, सो दिस इज द टॉपिक जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आप क्या क्या एस्पेक्ट्स को क्रिएट करो? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कुड यू प्लीज इलेबोरेट कि किस बारे में बात कर रहे हो आप, अंजलि? देखिए, आप अगर चैट बॉक्स पे रिप्लाई करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहता है? ठीक है, चलो देखो, टाइम इज मोर प्रीशियस फॉर यू, तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा सवालों में, लेकिन एक सिंपल सा, इसका होलिस्टिक कवरेज क्या हो सकता है? इसका होलिस्टिक अप्रोच, इस न्यूज को होलिस्टिक अप्रोच में कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल वैल्यू चेन आपको समझना जरूरी है। ये जो माइक्रोचिप्स है ना, दुनिया के कुछ ही गिने चुने देशों में और कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज ही बनाती है। ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, मलेशिया, चाइना, ये मेन मेन देश है जो सेमीकंडक्टर की ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप एक और बात बता दूं कि एंड टू एंड मतलब क्या, कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है व्हेन इट कम्स टू माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ाने जाएंगे तो ये अपने आप में एक 1.5 घंटे का टॉपिक है। लेकिन मैं आपको एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कि आपको वेरियस, हम कई सारे और करंट अफेयर्स को लेंगे और उससे रिलेटेड अप्रोच देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन देखो, माइक्रोचिप का मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। साथ साथ में माइक्रो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसके साथ कई सारी चैलेंजेस जुड़ी हुई है। माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग को या माइक्रोचिप्स को फ्यूचर माना जाता है। क्यों? आजकल वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है कि माइक्रोचिप की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो इंडिया में माइक्रोचिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं। डीआरडीओ के कुछ अपनी एजेंसीज है जो डिफेंस के पर्पसेस के लिए, हथियारों के पर्पसेस के लिए मैन्युफैक्चर करता है माइक्रोचिप, अदरवाइज सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेज पे।
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आपके इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गुजरात से रिलेटेड है और ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाला न्यूज है। इसको होलिस्टिक अप्रोच से कवर करना जरूरी है। सपोज कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठे हो और आपको ये पूछा जाता है कि अभी रिसेंटली आपने कौन सी न्यूज पढ़ी, तो आप सेमीकंडक्टर के बारे में बता सकते हो अपने आप से प्रोएक्टिवली, या फिर आपको पूछा भी जाता है इसको लेकर, तो मेन सवाल क्या होगा? मेन सवाल ये होगा कि क्यों इंडिया में माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चरिंग एक मेजर चैलेंज है? अब तक क्यों R&D के स्टेज पे है? अब तक क्यों हम लोग चाइना के ऊपर निर्भर है इस माइक्रोचिप के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? ये मेन चैलेंजेस के ऊपर सवाल आ सकता है। इसलिए जब तक आपको माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तब तक आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ पाओगे। जब तक टेक्नोलॉजीज की कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ पाओगे, तब तक चैलेंजेस को नहीं समझ पाओगे। जब तक चैलेंजेस को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप वे फॉरवर्ड नहीं समझ पाओगे कि हमें आगे जाके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज द थिंग जो आपको ना अच्छे से प्रिपेयर करना। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जीपीएससी की जब हम बात करते हैं, तो जीपीएससी में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, या किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट में आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना है अबाउट यू के बारे में। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को आप स्ट्रांगली प्रिपेयर करो, आपके वर्क को आप स्ट्रांगली प्रिपेयर करो। अगर आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क को स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं करा है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट दोज आंसर जो आपके तरफ आए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे ना सिंपली पढ़ो एक बार कि कैसे करंट अबाउट यू से आपके साथ जुड़ के पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो इंटरव्यूअर आपको किस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, पढ़ो एक बार ये। I would request all of you to read once. अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मान लो पूछा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने कंट्रीब्यूट किया है, रिसेंट ब्रेक थ्रूज क्या है। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। या आपको पता है कि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब के बारे में पूछा गया। देखो ये सारे सवाल जो है ना पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इफ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप लोगों के लिए आपका जो स्पेसिफिक डोमेन है उससे रिलेटेड सवाल, जनरल सवाल, जैसे कि मान लो आप इंजीनियरिंग से हो, तो ये सारे जनरल सवाल आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। फिर आप क्या करो, आप करंट अफेयर्स में सर्च करो, करंट अफेयर्स को थोड़ा रिसर्च करो कि पिछले 6 महीने में, मान लो पिछले 6 महीने में आपका जो डोमेन है, जैसे कि मान लो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपके डोमेन से रिलेटेड कुछ चीजें न्यूज में है। अच्छा, ये वो न्यूज जो यूपीएससी या जीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, या सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, या हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा याद रखना। सी, मैंने अभी रिसेंटली कई सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया था, जहां पे ये पता लगा कि किसी बच्चे ने बोला कि मेरा ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से सीधा जीपीएससी करना क्यों सोच लिया? और अगर आपने बीच में अगर काम वाम किया होगा कि मान लो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी है, उससे रिलेटेड फिर मैंने जॉब किया 1-2 साल, फिर साथ साथ में मैंने जीपीएससी प्रिपेयर करा, तो ये पूछा जा सकता है कि जब आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल जॉब था, तो आपने जीपीएससी को क्यों चुना? सक्सेसफुल जॉब होने के बावजूद भी सिविल सर्विसेज में आप क्यों इंटरेस्टेड हो? तो इन सारे सवालों को भी आपको प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी आपने अगर कुछ प्रेफरेंस रखा हुआ है कि मुझे डीवाईएसपी बनना है, डीसी बनना है, जो भी हो, इन सारे प्रेफरेंसेस, अगर आपको बोला जाता है कि आपको डीवाईएसपी बनना है
डीसी बनना है तो डीसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, डीवाईएसपी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इनके और इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या अंतर है, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर्ड रखने हैं। समझे? तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड से रिलेटेड वेल प्रिपेयर्ड रहना। ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इंजीनियरिंग करी, अब आप बताओ आपका इंजीनियरिंग का नॉलेज आप सिविल सर्विसेज में कैसे इम्पार्ट कर सकते हो, कैसे आप देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने राज्य को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पढ़ो। आर्ट्स वालों को क्या पूछा जा सकता है? क्या आर्ट्स वालों से रिलेटेड भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, खासकर की करंट अफेयर से रिलेटेड? देखो ये सारी चीजें ना न्यूज में है। अगर आपने पहला सवाल देखा होगा जो आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले हैं, और जनरली भी आप सब लोग भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है? पहला सवाल पूछा जा रहा है कल्चरल डिप्लोमेसी, जिसको हम लोग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। अब क्यों, जब से बीजेपी की या एनडीए की सरकार आई है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी ने डायस्पोरा, सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पार्ट किया है। आपने देखा होगा कि अभी भी यूएस गए, फ्रांस गए, हमेशा हमारा जो डायस्पोरा होता है उसके साथ बातचीत एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है डिप्लोमेटिक विजिट्स का। तो जो आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले हैं उनको अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को ढूंढ के उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी प्रिपेयर करने चाहिए। आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले जेंडर रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूज में है। सिमिलरली कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले पढ़ो एक बार, आप लोगों के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ओवरऑल सबसे पहला पहलू कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, और क्योंकि जीपीएससी में आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, धर्म, प्लेस, ये सारी चीजें जो है वो नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो एनोनिमिटी रखी हुई होती है। तो बचता क्या है? अबाउट यू के बारे में बचता क्या है, आप बताओ। अबाउट यू के बारे में बचता सिंपल सी चीज है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका काम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए सारे ये सेशन के बाद ना मैं आपको एक जनरल हैंडआउट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है? आप अपने अपने बैकग्राउंड, जनरल बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, बीएससी, इन सबको मैंने रखा हुआ है। उसमें ना करीब करीब 5-10 क्वेश्चन है कि आपको अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर तैयारी करनी चाहिए। वो मैं हैंडआउट आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको आपके बारे में जो पूछा जा सकता है बस उससे रिलेटेड अच्छी खासी तैयारी करनी है। यहां तक समझ में आ रहा है कि हैंडआउट में आपको भेज दे रहा हूँ, तो आप अच्छे तरीके से उन सारे अप्रोचेस को, सारे प्रकार के सवाल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? दूसरा, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल और सिचुएशन बेस्ड सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। हमेशा ना कंट्रोवर्शियल चीजों के ऊपर सवाल पूछा जाता है। बेसिकली दे वांट टू पुट यू इनटू अ सिचुएशन, आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालना चाहते हैं जहां पे कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो देश में चल रहा है उसके ऊपर आपको सवाल पूछा। वो जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली exactly किस प्रकार से कंट्रोवर्शियल चीजों को एड्रेस करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा। इसलिए ना बोला जाता है कि ये क्या होता है, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना? ये क्या होता है? ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। देखो कंट्रोवर्शियल चीजों का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कंट्रोवर्शियल चीजें क्यों पूछी जाती है? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल जजमेंट, एंड आप सेंसिटिव इश्यूज को
कैसे हैंडल करते हैं, ये उनको जानना है। क्यों? क्योंकि जिस भी पोजीशन पे वो आपको भेज रहे हैं, क्या उस पोजीशन के लिए आप सुटेबल हो कि नहीं, ये उनको जानना है। और इसीलिए वो क्या करेंगे, आपको कंट्रोवर्शियल चीजों के ऊपर सवाल पूछे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए हैं जो रिसेंटली हुए हुए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको प्रिपेयर करना है, इन सब के ऊपर आपको एक आधा सवाल तो देखने को मिलेगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जो करंट अफेयर्स में भी है, ये सारे करंट अफेयर्स में है वैसे, उसमें भी हम लोग मैरिटल रेप का कंसेप्ट लेते हैं। मैरिटल रेप का इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को अमेंड करने के लिए 3 अलग अलग बिल्स लाए। और देखो सिंपल सी बात है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा? या तो एक ऐसा टॉपिक जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो ज्यादा लाइमलाइट में रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस। अब इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे टॉपिक्स आते हैं जो द हिंदू में नहीं आते, द हिंदू में आते हैं ऐसे टॉपिक्स जो दैनिक भास्कर में नहीं आते। तो हर बार न्यूज में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। आपको ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चुनने हैं जो ज्यादातर सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया हो। जैसे कि ये रिसेंटली आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को अमेंड करने का जो न्यूज है, वो ज्यादातर सारे आपको मिल जाएंगे। कंट्रोवर्शियल भी है, कंट्रोवर्शियल, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने ये वाला न्यूज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और अगर ये न्यूज को लेकर आप, अगर आपको कुछ चीजों को कवर करना है तो आप क्या क्या कवर करोगे, चलो बताओ। क्या आप लोगों ने ये नए बिल्स को पढ़े हैं, 3 बिल्स जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को अमेंड करने के लिए लाए गए? यस और नो? नीड ऑफ द चेंजेस, उसके इम्प्लीकेशन। देखो ना, एक एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो बेसिकली ऐसा था कि ये जो बिल्स लाए गए हैं, इस बिल्स में कई सारे चेंजेस किए गए। आपको क्या क्या एंगल्स कवर करने हैं भाई? आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो एविडेंस एक्ट है, इनको रिप्लेस करने के लिए जो बिल लाए गए हैं, तो क्या कारण था, क्यों ये बिल लाए गए? अब हमें पता है कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स के कानून थे, उनको रिपील करना जरूरी था। नए जमाने के साथ, बढ़ते हुए जमाने के साथ हमें अपने आप को भी बदलना है ना, मॉडर्नाइज करना है अपने कानून व्यवस्था को, तो ये सारा कारण हो। फिर ये जो बिल्स लाए गए हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में समझना है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में समझना है। तो ये तो आप कवर कर ही लोगे, लेकिन मैं आपको इन बिल्स में से कई सारी ऐसी चीजों के बारे में बताता हूँ जो अच्छा खासा न्यूज में था, जो कंट्रोवर्शियल भी है। एग्जाम्पल के कुछ समय पहले भारत सरकार ने, मतलब कुछ समय पहले ना, कई जगहों पे आर्टिकल या सेक्शन 377, आईपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 377, ये एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में था। कि अगर कोई सेम सेक्स कपल हो तो सेम सेक्स कपल के बीच का रिलेशनशिप जो है वो क्रिमिनल माना जाता था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 377। इसके अलावा एक सेक्शन था 497। 497 जो है अडल्ट्री को लेकर। अडल्ट्री का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये सेक्शन को, इस सेक्शन को लेकर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए थे, अडल्ट्री को लेकर। अब अडल्ट्री में ऐसा था कि अगर
पुरुष और महिला के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पुरुष को सजा मिलेगी और महिला को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ कानून था। ये 497 ऑफ आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 377 को और 497 को दोनों को हटाने की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला भाई 377 तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटाओ। अडल्ट्री का जो ये सेक्शन है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसकी बात करी थी, लेकिन कई सालों तक आईपीसी में अभी भी ये सेक्शन थे। लेकिन अभी जो नया बिल आया 2023 के ये बिल्स, इन सब बिल्स में सेक्शन 97 का भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये सेक्शन 377 और 497 सब ड्रॉप कर दिए गए। सिमिलरली आईपीसी का एक और सेक्शन है, सेक्शन 375। 375 रेप के बारे में बताता है कि किसको रेप बोला जाता है और किसको पनिशमेंट किस प्रकार से दी जाएगी, ये सेक्शन 375। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी ये बताता है कि किसी भी पुरुष ने महिला के खिलाफ फोर्सफुली या उसके कंसेंट के अगेंस्ट या उसके विल के अगेंस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जबरदस्ती, तो उसको रेप माना जाए। लेकिन सेक्शन 375 का एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन ये बताता है कि अगर कपल शादीशुदा हो, मान लो एक्स और वाई, एक्स और वाई सिंगल है और अब वाई ने एक्स के कंसेंट के बगैर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो इसको रेप माना जाएगा। लेकिन अगर कपल शादीशुदा है और वाई ने एक्स के खिलाफ, मतलब हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, तो इसको रेप नहीं माना जाता। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे मैरिटल रेप। अब समझो कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, और कई सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने कई सारी पिटीशंस दायर करी है, और इन सारे पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुनवाई करने की सोचा है। अभी पिछले महीने की न्यूज है। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैरिटल रेप का इशू चल रहा है, लेकिन सरकार से ये उम्मीद थी कि भाई जब बिल्स नए आए हैं, जब आप मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हो, बढ़ते हुए जमाने के साथ चलने की बात कर रहे हो, तो मैरिटल रेप को लेकर ये जो एक्सेप्शन था, इस एक्सेप्शन को आपको हटा देना चाहिए था। अगर ये एक्सेप्शन आप आईपीसी से हटा देते तो होता क्या? होता ये कि मैरिटल रेप इंडिया में एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता और उसको उसी तरीके से सजा मिलती जैसे एक रेपिस्ट को मिलती है। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। जहां पे मान लो आपको एक सिचुएशन दिया, जहां पे मान लो कि आपको ये पूछा गया कि रिसेंटली जो बिल आया था उसमें मैरिटल रेप का जिक्र था, मतलब मैरिटल रेप अभी भी देश में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर केसेस भी चल रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आपका इस इशू को लेकर क्या ओपिनियन? देखो ये कंट्रोवर्शियल भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हमारी सरकार भी शामिल है, जिसका मानना है कि फिलहाल के लिए मैरिटल रेप को इलीगल नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ एक और ग्रुप है जहां पे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो चाह रहे हैं कि इंडिया में मैरिटल रेप को इलीगल किया जाए, क्रिमिनलाइज किया जाए। यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है। अब ये जो ओपिनियन आप प्रोवाइड करोगे, ये ओपिनियन भी बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। ये ओपिनियन जो आप प्रोवाइड करोगे, इसमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा साथ कहाँ का देना है, यहाँ पे देना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इस लॉ से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एस्पिरेंट्स बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना, मैरिटल रेप, ईडब्ल्यूएस कोटा जो रिजर्वेशन को लेकर है, जो 10% रिजर्वेशन मिला है अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये हिजाब को लेकर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं।
और इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहेगा कि आप ऐसे सेंसिटिव चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। और इसीलिए ऐसे सारे कंट्रोवर्शियल चीजों को रिसर्च करो और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझो और जानने की कोशिश करना कि किस प्रकार ओपिनियन दे सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको। देखो चलो ये पढ़ो, दिखाई दे रहा है सबको? तो बेसिकली ये न्यूज है कि इन तीन कानूनों को हटाकर इन तीन कानूनों को लाया गया है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को लिखाकर इन तीन कानूनों को लाया गया है। अब अच्छे तरीके से आप देखना कि मैंने किस प्रकार से एंगल्स को कवर किया है कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? आर यू गाइज एबल टू रीड? चलो 1 मिनट का समय लो, ठीक है? 1 मिनट का समय लो और अपने दिमाग में सोच के रखो कि इन तीन कानूनों को लेकर, और एक जगह पे नोट करके रखना कि इन तीन बिल्स को लेकर किस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। पहले आप 1 मिनट का समय लेकर नोट करके रखो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। रेडी? चलो लेट्स सी, पढ़ते जाना। कौन से एस्पेक्ट्स कवर किए जा सकते हैं भाई? एक तो है कि भाई ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रिफॉर्म लाने का एक कॉन्टेक्स्ट, पुराने कानूनों को मॉडर्नाइज करने का कॉन्टेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, जैसे कि इन कानूनों में बताया गया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह को रख सकते हो ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाने के लिए। या ओवरऑल अगर हम बात करें, मैरिटल रेप की बात करें कि इसमें से एक चीज को अगर हम ला दे, ठीक है, तो इन जनरल ये पूछा जा सकता है कि भाई इन बिल, सोचो कि अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो वुमेन कैंडिडेट है। मान लो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए तो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपको अच्छी तरीके से तैयारी तो करनी ही करनी है। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ करंट अफेयर्स भी जोड़ दो, और अगर इंटरव्यूअर ने मान लो ये पूछा, आपने तो ये तीन बिल पढ़े हैं, अगर आपने ये तीन बिल पढ़े हैं और अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को अमेंड करने के लिए जो हमने कानून लाया है, इन कानूनों में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोविजन, तो नाउ आप एक डिलेमा में फंस जाओगे क्योंकि आपने बिल्स तो पढ़े हुए हैं लेकिन आपने स्पेसिफिक फोकस नहीं करा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या, या महिला महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रोविजंस लाए गए। एक तरफ आप खुद ही वुमेन कैंडिडेट हो, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन तीसरा करंट अफेयर्स में जो नए बिल्स आए हैं, इन बिल्स में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है, इन चीजों के बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं, या तो तैयारी नहीं करी, या तो पढ़ा है तो आपने फोकस नहीं करा। देखो इन बिल्स में महिलाओं को लेकर क्या क्या प्रावधान है, इसको लेकर पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ना। पहला, जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी।
पहले ऐसा होता था कि किसी भी पुरुष ने किसी भी महिला को फॉल्स प्रॉमिस करा, शादी का वादा किया और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ऐसे इंसान को भी हम लोग सेक्शन 375 के अंतर्गत रेपिस्ट के तौर पे गिन के उसको पनिश करते थे। बट अब इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान लाया गया। बाकी जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल वायलेंस के, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के स्टेटमेंट्स को भी एविडेंस के तौर पे या क्या है बयान के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो उनको कोर्ट रूम पे आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करी गई है। ये जो कानून बने उन कानूनों में कई सारे महिलाओं को, महिला स्टेक होल्डर्स, लॉ मेकर्स, लीगल एक्सपर्ट, एक्टिविस्ट का कंसल्टेशन किया गया था। तो डिसीजन मेकिंग में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहा है। टेक्नोलॉजी को लेकर, इंक्लूसिवनेस को लेकर, सब चीजों को लेकर, कॉन्सेंट को लेकर महिलाओं के बारे में इस बिल्स में बात करी गई। मैं ये सारे पीपीटीज आपके साथ शेयर करूंगा। आप अच्छे से इन सारे एंगल्स को पढ़ना, ताकि आपको एक एक व्यू पॉइंट मिले कि मुझे किस प्रकार से किसी भी एक करंट अफेयर को कवर करना है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, अब आप मुझे बताओ कि यहां तक समझ में आ रहा है ना? कि इन जनरल हम किस बारे में बात कर रहे हैं? इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि हमें किस किस चीजों के बारे में पढ़। सबसे पहले अबाउट यू, कंट्रोवर्शियल चीजें जो करंट में चल रही है। अच्छा, कुछ और कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में पूछते, जानते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ सवालों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और नजरिया देख लेते हैं, भाई सिचुएशन बेस्ड सवाल क्या होता है ना? कि सिचुएशन बेस्ड सवाल में कैसे करंट के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। सिचुएशन बेस्ड सवाल में यह है कि आपको ना एक सिचुएशन दी जाती है और आपको ये पूछा जाता है कि बताओ कि इस सिचुएशन में आप अगर होते तो आप क्या करते। ठीक है, एक सवाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो पढ़ो, किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आप लोगों ने मणिपुर वायलेंस के बारे में सुना हो। अब जब मणिपुर का जो वायलेंस था वो काफी न्यूज में था, ये कुकी वर्सेस यहाँ की तो मीती कम्युनिटी है, इनके बीच में हुआ था। कुकी के साथ साथ यहाँ पे मणिपुर में नागा ट्राइब्स भी दिखाई देती है। तो इनके और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये काफी न्यूज में था। सही है, पढ़ा था आप लोगों ने? अब पढ़ो कि सिचुएशन बेस्ड सवाल में करंट से रिलेट करके आपसे क्या पूछा जा सकता है। इमेजिन करो कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो और आपको टास्क दिया गया है कि कुकी वर्सेस माइतेई ट्राइब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपको ना इनके बीच में ये सुलझाना है। अब आप कौन से अप्रोच का इस्तेमाल करोगे, कैसे रेजोल्यूशन लाओगे, दोनों के बीच में टेंशन्स को कैसे कम करने की कोशिश करोगे? देखो, मणिपुर वायलेंस को लेकर ही कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पढ़ते जाओ, मणिपुर वायलेंस को लेकर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। सवाल एथनिक रिलेशंस के ऊपर पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, कुकी और मैतेई ट्राइब के बीच का इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? दोनों के बीच में हार्मनी कैसे प्रमोट की जा सकती है? ये तो एथनिक कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड हो। रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये क्लैशेस हुए, तो
आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इन सारे इवेंट्स को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट ने अब तक मणिपुर वायलेंस को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए? कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। कुकी मैती दो अलग अलग कम्युनिटीज है, तो कैसे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम इनमें यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा सकती है। उसके अलावा मीडिया का रोल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, इन सब एंगल से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। पढ़ो ये वाले एंगल्स क्या क्या है। पढ़ लिया। हाँ सॉरी, म्यूटेड था। अभी ऑडिबल? देखो, मणिपुर वाली न्यूज को अगर कवर करना है तो आप कैसे कवर करोगे? भाई, मणिपुर वायलेंस अगर हुआ तो इसके पीछे के कारण क्या थे, इनकी आपसी हिस्ट्री क्या है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी तक, गवर्नमेंट को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, और आप अपनी तरफ से इस प्रकार के चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सजेशंस देते हो। रिलेट करो कि इस प्रकार के वॉयलेंस या कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस जो है वो क्या गुजरात में कहीं विटनेस हुए थे रिसेंटली? अगर गुजरात में विटनेस हुए थे तो पूछा जा सकता है इसको इससे रिलेटेड। अब देखो, ध्यान से सुनो कि जब आप वे फॉरवर्ड करते हो ना, तो मैंने अभी जितने भी एंगल्स आपको पढ़ा है कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है, मीडिया का क्या रोल हो सकता है, गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, या इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूचर में प्रिवेंट करने में। इतना अगर आप कर लोगे ना, तो अगर आपको वो लोग पूछते भी है इंटरव्यूअर कि बताओ क्या कर सकते हैं, तो तुम एक नहीं, तुम कई सारी चीजों को क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट कर सकते हो कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली, मणिपुर वायलेंस के अलावा मैंने अभी आपको मैरिटल रेप को लेकर भी मैंने एक आपको न्यूज पढ़ाई थी। अब पढ़ो, इसको लेकर क्या सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने ये सारे रिफॉर्म्स लाकर
ये सारे रिफॉर्म्स लाकर मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है लॉस को, लेकिन अभी भी पुराना जमाने का मैरिटल रेप का कानून जो है वो अभी भी हमारे नए बिल्स में है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? अब ये ना आपको ना इन्होंने एक सिचुएशन पे डाल दिया जहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को अभी भी, तो आपको सबसे पहले तो करने होंगे, फिर अपना आर्ग्यूमेंट रखना होगा, और साथ साथ में गवर्नमेंट का क्या विचारधारा हो सकता है, व्यू पॉइंट हो सकता है इसको लेकर, ये व्यू पॉइंट भी प्रिपेयर करना है, और अल्टीमेटली आपको कंक्लूड करना है कि आप तो फेवर में ही हो इसके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलो अब आप मुझे बताओ कि ये जो रिसेंटली चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 को लेकर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? चंद्रयान 3 आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा, काफी सारा न्यूज में था, काफी प्रशंसा भी हुई है इंडिया के स्पेस मिशन की। तो आप मुझे बताओ कि चंद्रयान 3 को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि क्या सवाल पूछा जाएगा, नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? चलो बी स्पेसिफिक कि सर मुझे लगता है चंद्रयान 3 को लेकर ये सवाल पूछा जा सकता है। सर वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाई इंडिया चोज टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। वेरी गुड। साउथ पोल क्यों? चलो बताओ जवाब फिर। सर एज हाँ। फार एज आई बिलीव आई थिंक साउथ पोल पूरा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और वाटर की जो मिलने की संभावना है वो वहां पे ज्यादा है थोड़ी। क्योंकि हम्म। अभी तक वो उसका एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है, तो हम्म। वो मुझे लगता है। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हम्म। चंद्रयान 3 को लेकर क्या सवाल पूछा जा सकता है? अच्छा ये तो आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा क्योंकि ये तो बहुत रिसेंट है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन, बेनिफिट्स टू इंडिया, ठीक है। देखो ये जनरल एंगल्स है, ठीक है। एज अ कैंडिडेट आपको हमेशा अपना एक ओपिनियन रखना होता है। बेसिकली देखो इंटरव्यू में हो क्या रहा है कि आप मान लो मेरे सामने आके बैठ रहे हो, मुझे आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना है, तो मैं आपका ओपिनियन और आपका अप्रोच जानना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है कि आपको नहीं पता है, इट इज वेरी क्या है, आप समझ लो कि ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको कई सारी चीजें नहीं पता हो, लेकिन आप उस चीज को कैसे अप्रोच करते हो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ये पूछ दिया गया कि वाई इंडिया चोज टू लैंड इन द साउथ पोल, तो अगर आपको पता है तो यू कैन से कि आप आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप ये बता सकते हो कि सर आई कैन ट्राई, मैं ट्राई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली सर नहीं मेरे को ये तो नहीं पता है। समझे? बाकी देखो चंद्रयान 3 को लेकर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर किए जा सकते हैं। हमने चंद्रयान 1 किया था 2008 में, चंद्रयान 2 गया था 2019 में, चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में। चंद्रयान 1 खाली ऑर्बिटर मिशन था, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर को इंक्लूडेड था। अब चंद्रयान 2 आप मुझे बताओ फेल्ड मिशन था, हाँ के ना? चंद्रयान 1 तो सक्सेस था, चंद्रयान 3 भी हमें अभी सक्सेस दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 2 के बारे में बताओ चलो। हम्म। वॉज चंद्रयान 2 ऑफ फेल्ड मिशन? यस। वी ना, वाई पार्शियल? पार्शियल
क्यों? सी दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। अगर ये पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 के बीच में क्या डिफरेंसेस है, राइट? चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में क्या डिफरेंसेस है? वाई चंद्रयान 2 फेल्ड? फेल्ड इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये कह रहे थे कि हम मून पे लैंड करने वाले हैं। तो मान लो कि ये चंद्रमा है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ऑर्बिटर प्लेस किया, ऑर्बिटर मून के इर्द गिर्द घूमता, फिर हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करते, रोवर प्रज्ञान इसके ऊपर घूमता और कई सारी चीजों को सैंपल कलेक्ट करके हमें बेचता। अब हुआ ये कि जो लैंडिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन ऑर्बिटर जो है चंद्रयान के इर्द गिर्द घूमता रहा, मून के इर्द गिर्द घूमता रहा, और उसने कई सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो आपको चंद्रयान 3 के बारे में वो लोग कम पूछ सकते हैं कि हम मून पे क्यों जाना चाहते हैं, हम साउथ पोल पे ही क्यों गए। जनरली ये भी पूछा जाता है क्यों हम लोग इतना पैसा खर्च करके मून पे जाना चाहते हैं। इसको लेकर भी आपका ओपिनियन तैयार होना चाहिए। दूसरा, ये जो चंद्रयान 2 है, इसको आप अगर बोल रहे हो कि सर पार्शियली फेल्ड है, तो फेल्ड क्यों है? तो हमने समझा क्योंकि लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर आप पार्शियल बोल रहे हो तो इसका मतलब ये कि थोड़ा बहुत सक्सेस भी हासिल करा है। सक्सेस क्या हासिल करा? ऑर्बिटर मिशन। जो ऑर्बिटर था वो ऑर्बिट करता रहा। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि ऑर्बिटर ने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। मैं आपको बता दूं ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन जो चंद्रयान 1 फेल था, वो इंफॉर्मेशन को हासिल करने में वो चंद्रयान 2 ने हासिल करी। एग्जाम्पल, चंद्रयान 1 जब गया था तो चंद्रयान 1 ने वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी कि हमें वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट हुए। लेकिन मून पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ आपको हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स भी दिखाई देते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH होता है और वाटर H2O होता है। अब चंद्रयान 1 में जो डिवाइस था ना, वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था कि एक्चुअली हमने जो डिटेक्ट किया है वो H2O है या हाइड्रोक्सिल रेडिकल। लेकिन चंद्रयान 2 में हम लोगों ने एडवांस इंजीनियर्ड, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इंकलकेट करी थी, तो वहां पे जो डिवाइस थे वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस को बता पाता है। और हमने दोनों को बताया, हमने दोनों का, हमें H2O के ट्रेसेस भी मिले वाटर मॉलिक्यूल्स के, आइस कैप्स के, और हमें हाइड्रोक्सिल रेडिकल के भी मिले। तो मतलब एटलीस्ट आपको थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए चंद्रयान 1 2 के साथ साथ, क्योंकि इंटरव्यूअर विल आल्सो बी एक्सपेक्टिंग कि भाई आप अगर अभी रह रहे हो इंडिया में तो चंद्रयान 3 तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा, इंटरव्यू के लिए अलग से आ रहे हो। सो दे ट्रिक यू या दे ट्राई टू एक्सप्लोर या दे ट्राई टू क्या है डिग यू कि भाई आप इसके अलावा पूरा का पूरा इसकी पूरी स्टोरी जानते हो, होलिस्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझते हो कि आप सिर्फ चंद्रयान 3 पढ़ के आ गए। एम आई क्लियर? देखो अब ध्यान से इंपॉर्टेंट चीजों को समझना, ठीक है? हम लोग ना यहाँ पे एक प्रोसेस जो है, अभी आपको क्या करना है, आपका अगले हफ्ते हो उसके अगले हफ्ते आपको करना क्या, मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही ज्यादातर बात करूंगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आप ना अपना अबाउट यू प्रिपेयर कर लो, खास कर कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका काम और आपके इंटरेस्ट। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड और इंटरेस्ट को लेकर अगर कोई चीज करंट अफेयर्स में है तो वो अच्छी तरीके से उस टॉपिक को आपको होलिस्टिक मैनर में प्रिपेयर करता है। दूसरा, आपके पास ना कई प्रकार के फैक्ट्स रेडी होने चाहिए। देखो हमेशा ना, अगर आपको किसी कंट्रोवर्शियल चीजों के ऊपर फंसा दिया जाता है, जैसे कि मान लो आपको ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पूछा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंसिटिव है, तो अगर ऐसे टॉपिक्स अगर आपको पूछे जाते हैं, तो अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स हैंडी हो ना, तो ये
आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको अच्छे खासा मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके बारे में पता है कि हमें संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, डीपीएसपी में ही सही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही सही, लेकिन बताया गया। आपके पास ये फैक्ट्स हो कि पूरे दुनिया में ज्यादातर कितने देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चलता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ और स्टैटिस्टिक्स, कुछ एग्जांपल्स आपके पास हो, तो ये आपके आर्ग्यूमेंट को, आपके ओपिनियन को ना स्ट्रांग बनाएगा। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करो तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करो। बाकी फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो आपके पास ना कोई सारे फैक्ट्स हैंडी होने चाहिए। जैसे कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखो। जब हम एसए की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एसए की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कुछ जीडीपी और हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ फैक्ट्स, हमारी जीडीपी कितने की है, हमारे देश में पॉवर्टी रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी कितना चल रहा है, ये सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बाकी सारे एंगल्स को तो आप कवर करोगे, लेकिन फैक्ट्स रेडी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स रेडी होनी चाहिए कि इंडिया में वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना चल रहा है। रिसेंटली एक मॉक इंटरव्यू में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि एक महिला एक्स मॉक इंटरव्यू देने के लिए आए थे, और उन्होंने ये बोला था कि मुझे डीवाईएसपी बनना है। अब अगर उनको डीवाईएसपी बनना है, क्योंकि ज्यादातर तो क्या चुनते हैं, मेन प्रेफरेंस इनका होता है डीसी, इनको डीवाईएसपी बनना था। तो डीवाईएसपी बनने के लिए इनको ये प्रिपेयर करना था कि आप क्यों डीवाईएसपी बनना चाहते हैं। एंड शी हैड एन आंसर, उनके पास आंसर भी था कि सर मैं बचपन से अट्रैक्टेड थी, दूसरा मेरे को डिबेट विबेट में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी डिबेट वगैरह को लेकर मैंने जब टॉपिक्स प्रिपेयर करना शुरू करा था, स्पीचेस वगैरह भी मैं देती थी कॉलेज में, तो मैंने ना वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर मैंने ना एक स्पीच रेडी करी। और तब मुझे पता चला कि सर महिलाओं के खिलाफ यहाँ पे इतने क्राइम्स होते हैं, इतने सारे क्राइम्स होते हैं। और तब से मुझ में ये इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी पुलिस में बनना, पुलिस में जाना है, क्योंकि अगर अगर इतने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, तो पुलिस, महिला पुलिस कर्मियों का भी प्रेजेंस होना चाहिए पुलिस में, तभी तो जाकर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं, अब क्राइम्स हो रहे हैं तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट भी जाना चाहिए। अब अफ्रीका के कुछ देशों का देख लो, 50% तक का पार्टिसिपेशन है रवांडा वगैरह में, और इंडिया में 14% से भी नीचे है। तो जब आप बोलते हो कि सर इतना प्रतिशत पार्टिसिपेशन है, सर एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से इतने सेक्सुअल क्राइम्स हुए, महिलाओं के खिलाफ हरासमेंट के इतने क्राइम्स हुए, टोटल इतने रिपोर्टेड है। सर देखो इतने तो रिपोर्टेड है, लेकिन आप समझो कि महिलाओं के रिलेटेड क्राइम ज्यादातर रिपोर्ट नहीं होते, तो अनरिपोर्टेड केसेस कितने होंगे। ये सब जब आप फैक्ट्स के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करते हो, तो आपको यहाँ पे पता लगता है कि यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर क्या है टास्क। अपने सीरियसली इसकी प्रिपरेशन करिए, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। आप बार बार अपने आर्ग्यूमेंट्स को फैक्ट्स के साथ सपोर्ट भी करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिस्ट बनाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इन सब को लेकर कि क्या क्या फैक्ट्स में तैयार कर सकते हो। अगर आपके फैक्ट्स ऑलरेडी तैयार है तो उसको मगअप करना शुरू कर दो। इंटरव्यू में कहीं भी आपको ये ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा, देखो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है ना, वो आपने इसको लेकर फैक्ट्स अगर तैयार करे हैं, तो जरूरी नहीं है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट आएगा तभी जाकर आप ये फैक्ट्स पेश करोगे। कोई भी मिसलेनियस टॉपिक में भी आपको तुरंत फ्लैश होगा कि ये पॉइंट में, ये फैक्ट में यहाँ पे डाल सकते हो, तो आप वो पॉइंट वहां पे पेश कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले आप अबाउट यू, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क और इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से तैयारी कर लो। सारे फैक्ट्स और रिसेंट इश्यूज से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको हैंडी होने चाहिए। उसके अलावा
कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की लिस्ट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है। अब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स मतलब ऐसा बॉलीवुड वाला मिर्च मसाला वाले टॉपिक्स नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, जैसे कि मैंने बताया मैरिटल रेप हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, हिजाब की कंट्रोवर्सी हो कर्नाटका में जो हुआ था, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का। देखो अभी जब रिजर्वेशन का टॉपिक आता है तो आपको बहुत ही सेंसिटिवली आगे बढ़ना होता है, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो कैसे बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्योंकि जब से ईडब्ल्यूएस वाला आया है ना कोटा, इसको लेकर कई सारे पिटीशंस फाइल करे गए सुप्रीम कोर्ट। ईडब्ल्यूएस आने के बाद ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है कम जा रहा है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है जो आपको फंसा सकती है। तो ऐसे सारे कंट्रोवर्शियल चीजों के आप ओवरव्यू, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो, और फिर अल्टीमेटली अगर आपको कंक्लूड करना है तो कैसे आप एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से आप कंक्लूड कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे समझना है। समझे कि नहीं समझे? देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैंडआउट में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स में एक दो एग्जांपल्स है जहां पे कैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात की गई है, और आपको बताया गया है कि कैसे मुझे जवाब देना है। उसी प्रकार से आप बाकी के सारे टॉपिक्स के भी बैलेंस्ड अप्रोच को प्रिपेयर कर। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, सिचुएशन बेस्ड सवाल। आप यहाँ के ऑफिशियल हो, अधिकारी हो, यहाँ पे ये वो एथिक्स में जो केस स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं, अब वो सारे सिचुएशन बेस्ड सवाल को अटेम्प्ट करना जरूरी है। आप करंट अफेयर्स को लो, आपको लगता है कि ये चीज हुई, अब अगर मैं इस सिचुएशन में होता, आप ध्यान से सुनना, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि मैंने बताया करी हुई है, सेमीकंडक्टर को लेकर सवाल पूछा गया। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मान लो कोई ऑफिशियल हो, और आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ सुझाव देना है, तो आप क्या दोगे? ऐसे सिचुएशन बेस्ड सवाल भी आ सकते। बाकी सिचुएशन बेस्ड सवाल ज्यादातर होते हैं आपको ऑफिसर बनाकर, आपको ना एक पोस्ट पे प्लेस करते हैं और आपको बोलते हैं कि ये पोस्ट जो है, आप इस पोस्ट पे हो, आप इस चीज को कैसे टैकल करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पोस्ट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुझे बताओ कि आपने अगर जीपीएससी में जितने भी पोस्ट दिए गए, मेजर मेजर जो प्रेफरेंसेस होते हैं बच्चों के, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझा, और आपको इस पोस्ट पे बिठा दिया गया, ऐसा सिचुएशन दिया गया, और आपने कुछ ऐसा जवाब दिया जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता, तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। सोचो आप जिस एग्जाम के लिए शिद्दत से प्रिपेयर कर रहे हो और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स को यह पता चलता है कि आपको इस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि आपने तो कुछ गलत ही बोल दिया। डायरेक्ट सवाल भी हो सकता है, बताओ ये दो पोस्ट के बीच में क्या अंतर है, या ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन देकर आपको ये पूछा जा सकता है और आप शायद यहां पे फंस जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेजर पोस्ट ये भी जानना जरूरी है। एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मर्जी अच्छी प्रिपरेशन हो, ठीक है, जब भी सिचुएशन बेस्ड या कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर आपको सवाल पूछा जाता है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप सोचो, नहीं सोचो नहीं, सबसे पहले आप सुनो। बहुत सारी बार ना बच्चे दे जंप टू आंसर, उनको ऐसा है कि एक्साइटमेंट में कि ये हमें पता है तो चलो जवाब दे देते हैं। लिसन केयरफुली कि वो एक्चुअली क्या सवाल पूछ रहे हैं।
उसको समझ, जब आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे ना, तो वो एग्जैक्टली exactly कौन से टोन पे बोल रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत वो भी समझ आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लो और सोचो, एंड देन आप रिवर्ट करो। समझे कि नहीं समझे? और याद रखना कि जब आप रिवर्ट करो तो अपने फैक्ट्स को, अपने एग्जाम्पल्स को साथ में रख के एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करना है, जहां पे आपको बोथ साइड्स के आर्गुमेंट्स प्रेजेंट तो करने ही करने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी वुमेन कैंडिडेट्स है, जो भी वुमेन कैंडिडेट्स है, आप सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर प्रिपेयर तो कर ही रहे हो, लेकिन एक चीज है, आप जनरल ही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जनरल गूगल करोगे तो सोचो कि जितने भी लोग जो भी आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे, या जितने भी जगहों पे आपको जो भी पेजेस देखने को मिलेंगे, ज्यादातर ना सेम चीजें होंगी। आपने भी गूगल से प्रिपरेशन किया है, उन्होंने भी, बाकी के वुमेन कैंडिडेट्स ने भी गूगल से प्रिपरेशन किया। तो आप सोचो कि कैसे आप कोई एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लेकर आ सकते। देखो, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट से ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपको पूछा गया कि भाई, एग्जाम्पल के तौर पे, गरीबी के मेन कारण क्या है, तो मुझे बताओ। बेरोजगारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। पॉपुलेशन गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। देश का अंडर डेवलपमेंट गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। मुझे बताओ, इनसे बड़ा कारण गरीबी का कोई हो सकता है क्या? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, अंडर डेवलपमेंट के बजाय गरीबी का कोई कारण हो सकता है? नहीं ना। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज है, इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। लेकिन मुझे बताओ, ये कौन नहीं बोले, ये किसको नहीं पता है कि गरीबी के ये कारण है? किसको भी पूछा, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप कोई भी करंट का टॉपिक ले लो, या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर, या कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप ये टॉपिक प्रिपेयर मत करो जो कॉमन है। सोचो कि गरीबी के मेन कारण में मैंने जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताया, कि सर जेंडर इनइक्वालिटी हमारे देश में जो है, मतलब अदर देन द फैक्टर्स, आप ऐसे ही इसको साइड में कर सकते हो सर। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, अंडर डेवलपमेंट, इन सब के अलावा, ये तो क्योंकि कॉमन ही है, इन सब के अलावा मुझे लगता है सर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सर इन सब के अलावा क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर फैक्टर। जब आप ये बोलते हो तो ये थोड़ा यूनिक लगता है, ये आपकी पर्सनालिटी को निखारता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप कुछ अलग सोचते हो, जहां पे आपको थोड़ा बहुत ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा उनको कि यू आर डिफरेंट, या यू हैव यूनिक व्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू वेरियस लाइफ। समझ में आया कि नहीं? एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलो ध्यान से देखना, पोटेंशियल एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं जो इंटरव्यू में आने के। जो मैंने बताया, फैक्ट्स, करंट अफेयर्स, इन सब के साथ साथ सरकार की मेजर मेजर पॉलिसीज और स्कीम्स सारी रट्टा मार लो। उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रट्टा मार लो, ये पूछा जाएगा। क्यों? कैसे पूछा जाएगा? या तो आप कैटेगराइज कर लो, कैसे? महिलाओं के लिए मेन स्कीम क्या है, किसानों के लिए मेन स्कीम्स क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या है, हेल्थ केयर के लिए क्या है। ये सब स्कीम्स जब आप प्रिपेयर कर लोगे और आपको सब याद रहेगी, तो इसका एक बेसिक एडवांटेज ये होगा
कि कई बार ना ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जब ऐसे सारे सवाल आते हैं ना, तो आप फटाक से कई सारी स्कीम्स के बारे में बोल सकते हैं कि सर ऑलरेडी कृषि मतलब अगर किसानों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड है, कृषि विकास योजना है, या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना है, फसल बीमा योजना है, कृषि विज्ञान मतलब कृषि ये PMKSY है। कई सारी चीजों को आप ऐसे ही बता सकते हैं। फिर अगर इन स्कीम्स के बारे में पता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि इन स्कीम्स में भी कुछ कंसर्न्स है। जैसे कि फसल बीमा योजना है तो सही, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस ज्यादातर किसानों का हो नहीं रहा है, खासकर कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, या हमें इसके ऊपर सजेस्ट करना है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक्स ऐसे के जिसके फैक्ट्स आपको रेडी रखने हैं, स्टैट्स आपको रेडी रखने हैं, इसका आप क्या करो, इससे रिलेटेड सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को भी रेडी रखो। क्लियर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा देखना। आजकल ना UPSC GPSC ज्यादातर एग्जाम में ना ये पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कैसे किसानों की मदद कर सकते हो, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन में कैसे मदद की जा सकती है, एनिमल हस्बेंड्री में कैसे यूज हो सकता है, टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को कैसे रिवोल्यूशनलाइज कर सकती है, टेक्नोलॉजी बॉर्डर मैनेजमेंट को कैसे, या इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे मदद कर सकती है। बेसिकली टेक्नोलॉजी अगर आपने अपडेट कर लिया अपनी प्रिपरेशन में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स। सोचो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में कैसे यूज हो सकते हैं। जब आप अपने आंसर्स में, इंटरव्यू के आंसर्स में, जब आप टेक्नोलॉजी की मदद लोगे, तो ये भी दर्शाता है कि आप ओल्ड एज नहीं हो या ओल्ड स्कूल नहीं हो। ये दर्शाता है कि यू आर अप टू डेट विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब आप किसी भी समस्या का हल निकालने जाओगे, या जब भी आप किसी भी पोजीशन पे रहोगे, तो आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा लोगे, आपका इंटेलिजेंस के साथ साथ। कोई भी पोस्ट या कोई भी सिचुएशन में आपको डाला जाता है, तो आप वहां पे सिचुएशन बेस्ड आंसर्स में भी अगर टेक्नोलॉजी की मदद लोगे ना, तो वो भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेगा। साथ साथ में एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जहां जहां पे भी एनवायरमेंटल इश्यूज है, वहां पे ट्रेड केयरफुली। केयरफुली हमें आंसर देना है। हमें ये नहीं देना है कि भाई कोई भी एक डेवलपमेंट ग्रोथ के चक्कर में हम लोग किसी एक एनवायरमेंटल इशू को क्या कर रहे हैं, थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अभी इस PPT में क्या क्या कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बेस्ड मैरिटल रेप का एग्जांपल मैंने देखा। आपके बैकग्राउंड को लेकर करंट अफेयर्स के सवाल क्या आ सकते हैं, कौन से एंगल्स को कवर करना है करंट अफेयर्स में, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। में भी आपको किस प्रकार से हैंडल करना है। अलग अलग करंट अफेयर्स मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि मणिपुर वायलेंस, सेमीकंडक्टर की न्यूज, उससे रिलेटेड एंगल्स, उसके रिलेटेड चैलेंजेस, चंद्रयान 3, नए बिल्स जो है वो उससे रिलेटेड कंट्रोवर्शियल चीजें, क्या क्या एंगल्स कवर कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारी की सारी लिस्ट मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, और कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लीजिए। इतना करोगे ना तो उतना काफी है। बाकी आप मुझे बताओ कि आप लोगों को कुछ भी सवाल हो, कुछ भी जानना हो, तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि ये जो सेशन हमने लिया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। किसी को कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए?
ठीक है, नो डाउट्स। ये सारा मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नहीं बेटा देखो, यू डू नॉट हैव टाइम टू रीड न्यूज़पेपर मैगजीन, ये सब नहीं। हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज को लिस्ट करना है, उसका होलिस्टिक अप्रोच को कवर करना है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देखो विहीना, सिंपल सा लॉजिक समझो, ठीक है। मान लो कि तुम इंटरव्यूअर हो, ठीक है, आपको इंटरव्यू में जाना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली, आपके ध्यान में, आप इंटरव्यू में लिए बैठे हो, तो आप जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो उसको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछना है। तो क्या आएगा दिमाग में, क्या आएगा? देखो एक तो आप मान लो मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो। अब मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मेरे ध्यान में कई सारे न्यूज है, लेकिन मेरे ध्यान में कौन सी न्यूज ज्यादा होगी? वो न्यूज ज्यादा होगी जो ज्यादातर न्यूज़पेपर में कवर हुई है और सोशल मीडिया में भी फैली हुई थी, है ना? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स, वो मेरे ध्यान में ज्यादा रहे। या फिर वो न्यूज ध्यान में ज्यादा रहेगी जो रिसेंट। तो आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को कवर करना है जो ज्यादातर न्यूज़पेपर में कवर हुआ हो, जो हॉट टॉपिक्स हो, जो लाइमलाइट में रहे हो। या रिसेंट लेना, रिसेंट आप 2-3 महीने के रिसेंट इश्यूज और पिछले 6 महीने के मेजर मेजर इश्यूज, इतने रखोगे ना तो बस हो गया। बाकी मैंने जैसे बताया ना, आप सोचो, आपके काम के बारे में सोचो, आप क्या करते हैं। जैसे मान लो आप किसी स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हो, स्टार्टअप से रिलेटेड पूछ सकते हैं सवाल। स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है तो उसको करो। आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करो कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको भेज रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ है तो उसकी प्रिपरेशन करो। समझे कि नहीं समझे? and be prepared for the difficult questions. Now you do not have time to read newspaper magazine, तो वो सब नहीं करना है। क्लियर? सिंपली रिसर्च करो, 2-3 दिन में, एक आधे दिन में टॉपिक को लिस्ट डाउन करो और उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करो। एंड एट वर्स्ट केस अगर कोई करंट अफेयर्स पूछा गया और आपको नहीं आता है, यू कैन सिंपली से नो, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ओपिनियन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा संभाल के रहे। क्लियर? और कुछ? देखो बेटा, मैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भेज ही रहा हूँ, ठीक है, जिसमें पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस एंड टेक, सोशल इश्यूज, ये सारे सिक्योरिटी को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मुझे पता लगा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ऑलरेडी सेशन हो गया है, तो वो आपको मिल गया होगा। और कुछ? चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों का इंटरव्यू आप सब लोग क्रैक करो और राज्य के साथ साथ देश का नाम भी रोशन